Hello students. So today we'll start with our third unit, that is magnetism. थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट क्या होते हैं। दूसरा इसको हम पढ़ेंगे हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में, और दूसरा हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों से होता है प्रोड्यूस, तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है तो हमें ये बताना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब तक हमने पढ़ा था कि फोर्स जैसे जो लगता है, फोर्स दो टाइप से लगता है। फोर्स अप्लाई होता है दो टाइप से, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की फोर्स होती है जिसमें हम कॉन्टैक्ट लगा के अप्लाई करते हैं, जैसे ये कॉन्टैक्ट के फोर्सेज है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा तो उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स क्या होते हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्सेज की यहाँ पे बात होगी कि जैसे नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स का एग्जांपल ये हो गया कि जैसे हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो हमेशा अर्थ की तरफ आके गिरती है, तो अर्थ का और उस ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो वो कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट के जो फोर्सेज होते हैं वो फील्ड के फोर्सेज होते हैं, उनको हम फील्ड फोर्सेज भी बोलते हैं। तो हमने वहाँ पे भी ये पढ़ा था कि वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं अर्थ की तरफ क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ के पास एक बहुत बड़ा मास है, ठीक है, और उसने अपने चारों तरफ पे फील्ड बना रखा है, और उस फील्ड का नाम क्या है, उस फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। तो हमने एक एग्जाम्पल ये पढ़ा था कि मास के कारण एक फील्ड बनता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसमें दूसरा कोई मास अगर उस फील्ड के अंदर आ गया तो उसको मास क्या कर लेता है, खींच लेता है। एग्जाम्पल जैसे अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है उसकी फील्ड के अंदर अगर आ जाता है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ा था। दूसरा फील्ड एक और पढ़ा हमने पीछे चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनता है, जैसे ये चार्ज हो गया, ठीक है, और चार्ज के चारों तरफ भी एक ऐसा फील्ड होता है, ये फील्ड होती है जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखा है, ये क्यू चार्ज रखा है, तो ये उसको खींच लेता है अगर अपोजिट नेचर का है तो, और अगर सेम नेचर का क्या कर देगा, उसको रिपेल कर देगा। तो ये जो फील्ड होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम दो फील्ड के बारे में जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण बनता है, सोर्स क्या उसका, मास, और फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करता है, मास के ऊपर ही। ठीक, और कैसा होता है, याद है, अट्रैक्टिव, क्योंकि हमेशा अर्थ किस चीज़ को अट्रैक्ट ही करती है। ठीक है, और दूसरा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज, और ये चार्ज भी स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी और मूविंग की अभी बात करेंगे, मतलब चार्ज पहले होना चाहिए। तो ये एक चार्ज है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो गया चार्ज, और किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो चार्ज के ऊपर। ठीक है, और ये फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जो फील्ड आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखा कि उस टाइम एक पत्थर पाया था जिसको बोलते थे लोड स्टोन, मतलब काफ़ी साल पहले की बात है। उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लोड स्टोन नाम का एक पत्थर था, तो वो लोड स्टोन है, उसका नाम दिया था मैग्नेट। और हमने देखा था कि वो जो पत्थर होता है वो भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। यहाँ पे हमने जैसे उस पत्थर की देखो एक स्पेशलिस्टिक ये होती है कि जैसे उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड जब करेंगे उसको, लोड स्टोन के पास प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। जैसे हमने ये लिया लोड स्टोन है, ठीक है, मैग्नेट जो होता है उसका नाम है लोड स्टोन होता है, वैसे पत्थर होता है वो, उसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ की तरफ जाते हैं। जैसे हमने ऐसे सस्पेंड किया
ठीक है। और जैसे हमने उसको जैसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, जैसे धागे से बांध रखा, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ जाते हैं। तो वो इस साइड क्यों गए? अब कोई भी चीज़ अपनी डायरेक्शन कब चेंज कर दे, उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। अब फोर्स हमने देखा कि वो फोर्स कैसे है, नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स है। तो हमने देखा कि नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स, एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, एक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड अगर का फोर्स लगता तो किस साइड जाता, नीचे जाता अर्थ के कारण, तो वो नीचे नहीं गया, वो तो ऐसे मुड़ा है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे एक तरह का और फील्ड है, और उस फील्ड का नाम क्या दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले काफ़ी साल तक यही चलता गया कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है, मैग्नेट के कारण बनता है। अब जैसे उसी लोड स्टोन को हमने लिया और उसके पास आयरन, निकल और कोबाल्ट, इसके पार्टिकल जब हमने रखे पास में, तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट क्यों किया उसने, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ फील्ड बना रखा है, और उस फील्ड के अंदर वो पार्टिकल आते हैं, उसको खींच लेता है। तो उस फील्ड का नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के नाम से उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड दिया। काफ़ी साल तक ये स्टडी चलती रही। उसके बाद हमने देखा कि ये जो लोड स्टोन है, इसको हमने बिल्कुल हल्का कर दिया, इसका जो वेट है वो बिल्कुल वो कर दिया हल्का, और उसको एक निडल के रूप में उसको बना दिया, ठीक है। और उसको बीच में स्क्रू से कस दिया ये, ठीक है, और उसको बंद कर दिया एक बॉक्स के अंदर। तो ये बन गई कंपास नीडल। तो ये कंपास नीडल बन गई। अब ये कंपास नीडल ये बनी तो है किसकी, उसी की, लोड स्टोन की। तो इसमें हमने वो स्पेशलिटी देखी कि उसको जब हम यहाँ रखते हैं तो ऑलवेज वो नॉर्थ साउथ की तरफ टर्न हो जाता है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगता है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने लगे इससे कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड चेक करें तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके पास हमें कंपास नीडल रखी, कंपास नीडल ऐसे होगी, टर्न होगी, ऐसे टर्न होगी, मतलब इसने क्या बना रखा अपने यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेके आए, उसके पास भी हमने कंपास नीडल रखी, ठीक है, फिर वो होगी टर्न, तो इसका मतलब उसने भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो कंपास नीडल है उसके ऊपर फोर्स कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। जैसे पहले ने देखा था कि कंपास नीडल ये बनी किसकी है, लोड स्टोन की बनी, और लोड स्टोन को फ्रीली सस्पेंड जब हम करेंगे तो नॉर्थ साउथ की तरफ जाता है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा, और वो फोर्स किस कारण लगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था। ऐसे ही कंपास नीडल में हमने देखा कि उसको हमने ऐसे रखा हो, ऐसे होगी टर्न, तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, तो इसका मतलब कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही टर्न होती है, ठीक है। तो हम अब ऐसे देखने लगे। अब हमने देखा इसके कारण हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने 12 की कंपास नीडल वो नहीं हुई डिफ्लेक्ट, इसका मतलब इसने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया। तो ऐसे हम हर पार्टिकल को पहचानने लगे कि कौन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कौन नहीं बनाता है। उसके बाद आते हैं ओर्स्टिन का एक्सपेरिमेंट, मतलब काफ़ी साल तक यही चलता रहा कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है, मैग्नेट के कारण बनता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है ओर्स्टिन, तो ओर्स्टिन ने देखो क्या किया एक्सपेरिमेंट, उसने वो मतलब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट तो और कुछ कर रहा था कि उसने एक सर्किट बना रखा था ऐसे एक सर्किट बना रखा था, और यहाँ पे एक वायर उसने ले रखी थी AB, और ये की है, ऐसे एक सर्किट था, ठीक है। और इसके पास कंपास नीडल रख रखी थी ऐसे, तो अब उसने क्या देखा कि वो जैसे अपना कोई एक्सपेरिमेंट और कुछ कर रहा था एक्सपेरिमेंट, तो वो ऐसे ही इसको ऑन ऑफ कर रहा था, मतलब सर्किट को ऐसे ही ऑन ऑफ कर रहा था। वो जैसे ही ऑन करता तो उसने देखा कंपास नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे होगी वो डिफ्लेक्ट। तो कंपास नीडल कब डिफ्लेक्ट होती थी, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। ये हमने देखा कि हमने कंपास नीडल ये डिफ्लेक्ट होते कब देखा था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने देखा कि जैसे ही ऑन किया वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ऐसे होगी डिफ्लेक्ट। अब डिफ्लेक्ट इसमें होगी वो ऐसे, ठीक है। अभी बताएंगे कि इसका क्या रूल है डिफ्लेक्ट होने का। तो डिफ्लेक्ट हुई,
मतलब डिफ्लेक्ट क्यों हुई? उसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। और फोर्स किस पे, इस पे जो फोर्स लगता है वो किस में लगता है? मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, ठीक। अब हमने फोर्स को पहचान, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ये कंपार्टिकल अर्थ की तरफ जाती है, वो भी नहीं है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, अब देखो चार्ज आया नहीं। अब चार्ज इसमें, जैसे कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? कंडक्टर किसका बना होता है? एटम का। और एटम क्या होते हैं? एटम का नेट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेते हैं या डाल देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना तो हमने निकालना, इसमें डाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने थे उतने ही ये क्या कर रहे हैं? सारे मूव कर रहे हैं। तो नेट चार्ज इसका हो गया कितना? 0। तो नेट चार्ज 0, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनता है? नेट चार्ज के कारण बनता है। तो यहाँ पे चार्ज भी 0। तो हमने देखा कि यहाँ पे हो ना हो मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टर्न है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया वो? अब हमने देखा वहाँ पे कोई मैग्नेट वगैरह भी नहीं रखी थी, तो उससे हमें पता चला कि यहाँ पे इसको और स्टडी किया गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ऑफ करते ही फिर वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड गायब, मतलब फिर वो ऐसे कैसे होगी, ऑन करते ही फिर वो ऐसे होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट के कारण ही हो रही डिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट ने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। तो पहला ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, ये नोट करना है। उसके बाद हम ये नोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बनाए। अब इसमें डिफ्लेक्ट देखो ये कौन साइड होता है, वो है एक रूल है स्नो रूल। देखो स्नो रूल क्या है कि हमने ये डायरेक्शन बनाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो इसमें है कि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं जैसे माइनस, क्योंकि तब ये क्या हो जाएगा? साउथ को हो जाएगा, ऐसे लगते कि ये प्लस और ये माइनस, तो करंट ऐसे जाएगा इसमें, प्लस से माइनस। तो करंट क्या है? कौन साइड? साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाए करंट, तो ये डिफ्लेक्ट होगी किस साइड? वेस्ट की तरफ होगी डिफ्लेक्ट, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे डिफ्लेक्ट ही होगी। और अगर नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये कौन साइड होगी डिफ्लेक्ट? वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ होगी, ठीक है। तो ये इसमें ये स्नो रूल है। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट एक काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि देखो इससे पहले क्या था कि मैग्नेटिज्म की जो चल रही थी, जो स्टडी चल रही थी, वो मैग्नेट के ऊपर चल रही थी ज़्यादातर, और इसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की अलग चल रही थी स्टडी। तो इसने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दोनों क्या कर दिया? दोनों को यहाँ जोड़ दिया था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, तो इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है? प्रोड्यूस करंट के कारण होता है, ठीक है। फिर हमने और ज़्यादा स्टडी किया, तो हमने देखा कि पहले हम जब ये मान के चल रहे थे कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो एक्चुअल में मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, वो करंट के कारण ही बनता है। कैसे? क्योंकि देखो मैग्नेट भी किससे बनी होती है? एटम से, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, हर एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों करते रिवॉल्व, तो वो इलेक्ट्रॉन करंट बनाते हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ऐसा बाद में जैसे और ज़्यादा स्टडी करके, मतलब डीपली हमने किया स्टडी, फिर हमने पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण नहीं बनता, वो किसके कारण बनता है? करंट के कारण। करंट मतलब मूविंग चार्ज के कारण। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है वो ये मूविंग चार्ज जा रहा था। अब इसके पास जैसे ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट हो गया, तो लिख लेना इसमें। अब यहाँ पे डायग्राम बना के लिखना, ओर्स्टेड कंक्लूडेड दैट the magnetic field is created by a moving charge. The magnetic field is created by a moving charge. Created by a moving charge. ठीक है, डायग्राम इसमें बना लेना और इसमें ये लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास needle is given by snow rule. The direction of deflection of compass needle is given by snow rule. ठीक है, तो ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब हमने ओर्स्टेड के ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद और इसमें देखा
कंपार्टमेंटल की अब जगह हमने लिया और भी, इसमें जैसे ये है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा, एक प्लस क्यू चार्ज ये यहाँ रखा, जिसकी स्पीड कितनी है 0, तो हमने देखा कि यहाँ पे नो फोर्स अप्लाइड। क्यों है, देखो इसके अंदर नो फोर्स अप्लाइड, क्योंकि देखो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज तो इसके पास, लेकिन नेट चार्ज कितना है 0, क्योंकि कंडक्टर, अब मैंने बताया चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से, या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जब डाल दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हम इसमें नहीं डालते, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर किए उतने ही बाहर निकल गए। ऐसा ही होता है, बैटरी जितने इलेक्ट्रॉन उससे आते निकल गए उतने ही उसके अंदर उतर जाते हैं एंटर, तो नेट चार्ज कितना होता है 0, और यहाँ पे ये चार्ज रखा है तो स्पीड कितनी उसकी 0, तो कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने अभी देखा और एक्सपेरिमेंट में कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बढ़ता है, करंट के कारण। तो यहाँ स्पीड 0 रखी, नो फोर्स अप्लाइड। अब हमने देखा ये करंट फ्लो किया और उसके साथ साथ एक चार्ज हमने लिया, ठीक है, ये चार्ज है प्लस Q और ये मूव कर रहा है ऐसे v स्पीड से, तो हमने देखा कि फोर्स अप्लाइड, इसमें फोर्स हुआ अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज, तो फोर्स इसमें अप्लाइड हो गया चार्ज पे, ठीक है। वो फोर्स देखेंगे कि कौन साइड होगा अप्लाई, अभी हम जैसे डायरेक्शन इसके देखेंगे कुछ रूल से उससे। तो अब देखो एक सिमेट्री बन गई। अब सिमेट्री देखो क्या बन गई इसमें, पहला क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण हो रहा था, प्रोड्यूस मास के कारण। सोर्स क्या था उसका मास, और फोर्स किस पे लगा रहा था वो, मास के ऊपर फोर्स लगा, तो मास के ऊपर मास फोर्स अप्लाई करता है, किस फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनता है, चार्ज के कारण, और चार्ज कैसा, स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। तो स्टेशनरी चार्ज, क्योंकि मूव जब चार्ज करेगा और चार्ज मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट जब होता है फ्लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया 0, अभी बताया। तो जो स्टेशनरी चार्ज है वो क्या बनाता है अपने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किसके ऊपर फोर्स करता है अप्लाई, वो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर करता है, ठीक है। तो सिमेट्री हो गई है। अब हमने देखा कि यहाँ पे करंट के कारण ये करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज, यहाँ पे खड़े हुए चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो यहाँ पे कौन से फोर्स के ऊपर चार्ज लगा है, मूविंग के ऊपर लगा है, तो ये सिमेट्री बन गई, मास के ऊपर मास फोर्स, ठीक है, किस फील्ड के कारण, ग्रेविटेशन फील्ड के कारण, और स्टेशनरी चार्ज के ऊपर, मतलब स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स करता है अप्लाई, किस फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक। और यहाँ पे मूविंग चार्ज किस पे करता है, मूविंग चार्ज पे करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो अब इतना पढ़ने के बाद हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। लिखो इसमें, द स्पेस अराउंड ए current carrying conductor, the space around a current carrying conductor नहीं, only current carrying the space around a current carrying material in which a force is applied on a moving charge, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने लिखी है कि किसी भी करंट कैरिंग कोई भी मटेरियल, उसके अराउंड एक स्पेस होता है, जिस स्पेस में कोई दूसरा मूविंग चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो वो जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उसके बाद इसको डिनोट करते हैं हम B से, तो इट इज डिनोटेड बाय B। देखो B से क्यों करते हैं इसको हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में M आता है, तो M की हम मास के लिए इसमें ले चुके थे, और कैपिटल M जैसे मास के लिए हम जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय B से करते हैं, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे फोर्स लगता है,
कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है, जो एक मैग्नेट है उसमें नॉर्थ से साउथ होता है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, इसलिए एक कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यूनिट इसकी SI यूनिट होती है इसकी टेस्ला, और बाकी इसकी और भी होती है, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट गॉस भी होती है, ठीक है। तो वो जब इस मैग्नेटिक फील्ड को और अच्छे से कर लेंगे स्टडी, तब एक बार फिर इसको डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ बी, ठीक है, जैसे मास की काफ़ी यूनिट होती है kg, ग्राम भी, मिलीग्राम भी, वैसे इसकी काफ़ी यूनिट होती है, टेस्ला हो गया, गॉस हो गया, ठीक है, मिली टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, ऐसे ही। तो ये इसके बारे में हो गया मैग्नेटिक फील्ड कारण। तो अब हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, प्रोड्यूस मूविंग चार्ज के कारण, यानी करंट के कारण, कि जब करंट फ्लो हो तो उसके ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। कोई भी है वायर तो उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, ठीक है, किसके ऊपर फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो नेक्स्ट है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होता है अप्लाई। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, कि चार्ज जितना बड़ा होगा, जैसे यहाँ इस कमरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे एक चार्ज को मूव कराया, 1 कूलम को मूव करवाया, फिर हमने मूव कराया 2 कूलम को, फिर हमने 3 कूलम को। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ाते जा रहे तो हमने देखा कि फोर्स भी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू चार्ज। उसके बाद फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही फोर्स लगेगी ज़्यादा। जैसे इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर दूसरे रूम के अंदर ले गए, वहाँ पे हम देखा फोर्स क्या लगा, ज़्यादा, इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तीसरा, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने से भी जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन 3 क्वांटिटी के ऊपर करता है डिपेंड, किस किस पे, चार्ज पे, जो मूविंग चार्ज है, जैसे हमने कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है तो उसमें हमने चार्ज को रखा, तो हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, 1 कूलम 2 कूलम, फिर हमने देखा चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो भी फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ा देंगे चार्ज पार्टिकल तो भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बढ़ेगा। अब तीनों कर देते कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तीनों को हमने कर दिया कंबाइन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, F डायरेक्शनल टू ये Q B B, ये बन गई इक्वेशन। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं, इसको हमने हटा दिया, कांस्टेंट यूज कर दिया K, इसको लिखते QVB, ये आ गया फॉर्मूला F इक्वल टू K QVB। अब कोई भी जब वो आता है कांस्टेंट तो हम ये चाहते हैं कि उस वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। ऐसा हमने काफ़ी जगह देखा है। और 1 कब कर पाते हैं, 1 करना आसान होता है तब कि जो फॉर्मूला हम देखा उसके अंदर कोई नई क्वांटिटी आई है, तो इसके अंदर यहाँ नई क्वांटिटी आई है मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम जब ये फॉर्मूला बना था मैग्नेटिक फील्ड नई क्वांटिटी आई थी। तो जो कोई भी नई क्वांटिटी आती है तो उस फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट को 1 करना आसान हो जाता है। देखो हमने अब कैसे 1 किया, अब हमने ये बोल दिया कि इफ चार्ज इज 1 कूलम और उसकी स्पीड हमने कितनी कर दी, 1 मीटर पर सेकेंड, और उसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन, तो हम ये कहेंगे कि उस जगह पे देन B इज इक्वल टू 1 न्यूटन। देखो कैसे किया, हमने चार्ज लिया कितना, 1 कूलम चार्ज लिया, और उस 1 कूलम की स्पीड हमने कितनी रखी, 1 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड में फिर हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करते गए, चेंज करते गए। हमने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल लिया 1 कूलम, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते गए। तो एक स्टेज ऐसी आई कि उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। तो हम ये कह देंगे कि अब इस टाइम जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पुट करेंगे, तो F कितना है 1, K की वैल्यू इसमें 1 कर दिए, Q कितना दिया 1,
बी कितना लिया 1 और बी कितना लिया हमने 1, बी मतलब उस टाइम 1 हो गया, तो ये आ गया के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी होगी क्यू वी बी, ठीक है, एफ की वैल्यू होगी क्यू वी बी। अब उसके बाद देखो, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम कि जैसे 1 यूनिट किसको कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख लेना इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम is moving with a speed of 1 meter per second and it experience a force of 1 Newton at that place, the magnetic field is 1 unit, ठीक है, लिख लेना इसको वर्ड में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम is moving with a speed of 1 meter per second at that and it experience a force of 1 Newton at that place, then the magnetic field is 1 unit। अब ये आ गया F = क्यू वी बी। अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दो वेक्टर को हमने किया मल्टीप्लाई और उससे हमें तीसरा क्या मिल रहा है वेक्टर। अब वेक्टर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करें तो तीसरा स्केलर मिले तो उसको क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अगर दो वेक्टर को हम करें मल्टीप्लाई और उससे हमें वेक्टर ही मिले तो उसको क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूले को हम और वो कर सकते हैं, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू और यहाँ पे इसका क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना इसमें बी क्रॉस बी ही लिखा जाएगा, बी क्रॉस बी कर दिया तो गलत इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम कैसे इसमें निकालते हैं ए क्रॉस बी, जैसे ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो हम उसमें राइट हैंड वो करते थे, तो पहले ए है तो ए की तरफ, बी कौन साइड ऊपर, तो इस हाथ कैसे थंब किस साइड और बाहर की तरफ, ठीक है। बी क्रॉस ए होगा तो हम क्या करेंगे पहले तो बी की तरफ, ठीक है, फिर हमें ए की तरफ, ए किस साइड इस साइड, तो ऐसे था नहीं पॉसिबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, हम किस साइड आ रहा है अंदर, ठीक है, तो डायरेक्शन अलग इनकी होती है इसलिए दोनों इक्वल है, तो इसलिए ध्यान रखना वी क्रॉस बी होता है इसमें। और वी क्रॉस भी हम यहाँ पे अपने मन मर्जी से नहीं कर रहे, हमने ऐसा देखा इसके अंदर कि जो फोर्स लगता है उसके जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा, ठीक है। अभी डायरेक्शन के लिए जो उसमें वो पढ़ेंगे रूल तब इसमें हमें पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्यू यहाँ पे चार्ज है, बी स्पीड ऑफ चार्ज है, बी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी बी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये थीटा एंगल हो गया किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आ गया फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम स्पेशल केसेस ले लेते हैं इसके, स्पेशल केसेस। फर्स्ट क्या है इसमें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो फोर्स कितना लगेगा 0। सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, 0 मतलब ये मिनिमम फोर्स, और थीटा का अगर है 90 तो फोर्स कितना लगेगा, साइन 90 होता है 1, तो क्यू वी बी ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस हो गए। अब जैसे यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो बी किसके इक्वल आ गया, ये आएगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे 1 यूनिट कैसे बनाएंगे, एक तो देखो इसमें ये बन सकता है ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे वो मेजर करेंगे किसी भी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, देखो चार्ज कितना लेंगे 1 कूलम, उसकी स्पीड कितनी है हम रखेंगे 1 मीटर पर सेकेंड, और उसको हम थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री। थीटा मतलब कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच हम एंगल कितना रखेंगे 90 डिग्री। तो ये सब 1 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, फोर्स के इक्वल। तो इसका मतलब उस टाइम उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वही क्या है, वहाँ उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है, जैसे हमने एक चार्ज लिया 1 कूलम चार्ज लिया, उसकी स्पीड कितने रखी 1 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना रखा 90 डिग्री। तो हमने देखा कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो हम ये कहेंगे कि उस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला है। ठीक है, सिंपल हो गया कि फोर्स से मेजर हम उसको करने लगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम इसमें लिखेंगे व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड with velocity right angle to the magnetic field, with velocity right angle to the magnetic field, then force experienced by the charge particle, is equal to the magnetic field at that place. Force experienced by the charge particle is equal to the मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ठीक, और बी की वैल्यू 1 वो हम लिख चुके हैं पहले। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिक हो गया मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है, सॉरी ये फोर्स जो इसके अंदर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे वी क्रॉस भी हमने लिखा है तो हम कैसे लिख रहे हैं इसको। ठीक है, वो हमने पढ़ा भी हुआ है 10th क्लास में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार वेक्टर का रूल हमें भी वो होना चाहिए याद कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे डायरेक्शन निकालते। जैसे मैंने नहीं बताया, पहले वेक्टर लिखते थे पहले वाला, जैसे इसमें बी इधर तो बी की तरफ करेंगे, फिर बी की तरफ करेंगे, तो थंब जिस साइड आएगा वो क्या बताएगा, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।